हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये जियोग्राफी पीवाईक्यू का पार्ट सेकंड होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैंग्रोव्स आर सर्व एज ए रिलायबल सेफ्टी हैज अगेंस्ट द कोस्टल क्लैमिटीज। हाउ डू मैंग्रोव फंक्शन एज ए सेफ्टी हैज। हमें इसमें मैंग्रोव के फंक्शन बताने हैं, बट कौन से वाले, जिसमें वो सेफ्टी हैज की तरह काम कर रहा होगा। द मैंग्रोव स्वैम सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय ए वाइड जोन विच पीपल नाइदर लिव नोर वेंचर आउट। ये कह रहा है जो मैंग्रोव होते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को सी से दूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि इस जगह पर ना तो लोग रहते हैं और ना ही बाहर निकलते हैं। ये जो स्टेटमेंट है बहुत एक्सट्रीम है। ये बोल रहा है कि वहाँ पर लोग रहते ही नहीं है, ना ही बाहर आते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर लोग बाहर नहीं आएंगे तो वो सेफ रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। द मैंग्रोव प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड और आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। ये कह रहा है कि जो मैंग्रोव होता है वो फूड भी प्रोवाइड करता है और मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें लोगों को जरूरत होगी। कब? आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के बाद। देखो डेफिनेटली ये एक मैंग्रोव का फंक्शन होगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? सेफ्टी एज, सेफ्टी की तरह काम करेगा। तो सेफ्टी तो पहले ही करते हैं ना। अगर कोई डिजास्टर आ रहा है तो उससे पहले ही हमें सेफ्टी करनी होगी ना, लेकिन ये तो आफ्टर की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन सेफ्टी हैज वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। द मैंग्रोव ट्री आर टोल्ड विद डेंस कैनोपी एंड सर्व एज एन एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग ए साइक्लोन और सुनामी। ये कह रहा है कि जो मैंग्रोव के ट्री होते हैं ना, उनकी डेंस कैनोपी होती है। डेंस कैनोपी होगी और ये क्या सर्व करेगा? एक शेल्टर की तरह, कि यहाँ पर लोग आके यहाँ पर रहेंगे। कब? जब सुनामी आ रही है तो इधर आके रह सकते हैं लोग। ये कैसे हो सकता है भाई? ये सेफ्टी एज कैसे काम कर रहा है? साइक्लोन आया और इन पेड़ों से टकराएगा वो, तो क्या होगा? ये पेड़ हो सकता है टूट कर नीचे गिर जाए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। द मैंग्रोव डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। मैंग्रोव है, मैंग्रोव की जो रूट्स होती है बहुत ही एक्सटेंसिव होती है। जब बहुत तेज हवा चलेगी तो ये इजीली नहीं उखड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट सिस्टम होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी स्पीड से ये साइक्लोन आ रहा है, ये मैंग्रोव्स क्या करेंगे? इन साइक्लोन की स्पीड को कम कर देंगे और इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा कि ये एज ए सेफ्टी हैज ऐसे काम कर रहा है। आगे चलते हैं। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नॉर्मली ये होता है कि अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। और इस चीज को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो इसमें हमें इसका रीजन बताना है। द एटमोसफेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखो क्या होता है, ये अपनी अर्थ है, यहाँ पर सनरेज आई, ये हीट अप हो जाती है। अर्थ हीट अप होएगी तो ये भी क्या करेगी? इमिट करेगी, है ना। इंफ्रारेड की फॉर्म में ये रेडिएशन को क्या करेगी? इमिट करेगी। और देखो यहाँ पर हीट आ रही है और ये इमिट कर रहा है। यहाँ पे जो ये वाली लेयर है बिल्कुल जो अर्थ से टच हो रही है, यहाँ पर क्या होगा? अर्थ रेडिएशन रिलीज कर रही है और रेडिएशन रिलीज करने से क्या हो रहा है? यहाँ पर हमें ज़्यादा हीट महसूस हो रही है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। यहाँ पर तो इसका इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफेयर। ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। अभी हमने लास्ट क्लास में लेयर्स देखा था ना, तो लेयर्स में बताया था कि जो ट्रोपोस्फेयर होती है यहाँ तक ही सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। अपर लेयर्स में जाएंगे हम तो वाटर वेपर्स कम हो जाएंगे, और वाटर वेपर्स कम हो गए तो मॉइस्चर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है, इसमें मोर बोला हुआ है। तो सेकंड गलत, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, और अपना फर्स्ट तो ठीक ही है। अब हमें देखना है थर्ड। द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोसफेयर। बिल्कुल ये भी ठीक हो जाता है। देखो क्या होता है, देखो अपर लेयर में क्या होता है, जो एयर का प्रेशर होता है वो कम होता है। एयर का प्रेशर कम होगा तो जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे एयर के वो दूर दूर जाएंगे, क्योंकि एयर का प्रेशर कम है। अगर यहीं अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लेयर्स होंगी वहाँ पर क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ऊपर प्रेशर कम होता है, और जब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, लेस डेंस होगा। तो ये स्टेटमेंट अपनी ठीक हो जाती है। तो अपना आंसर आ जाएगा, और करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा 1 and 3, सी ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक क्लाइमेट ऑफ द ट्रॉपिकल सवाना रीजन। जो हमारी अर्थ होती है उसके बहुत सारे क्लाइमेट रीजन्स होते हैं, लाइक इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन, मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन, मानसून टाइप रीजन, चाइना टाइप रीजन, सूडान टाइप रीजन। ये बहुत सारे वेरियस रीजन्स होते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि ट्रॉपिकल जो रीजन है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। जो ये क्लाइमेट रीजन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और ये स्टैटिक टाइप क्वेश्चन हो जाता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, हर एक क्लाइमेट रीजन की करेक्टरिस्टिक को आपको याद करना पड़ेगा।
रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, नहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर कौन से रीजन में होती है, इक्वेटोरियल रीजन पे होती है, ठीक है। रेनफॉल इन विंटर ओनली, नहीं ये नहीं होता, ये कहाँ पर होती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर पाई जाता है ये वाला करेक्टरिस्टिक। एंड एक्सट्रीम शॉर्ट ड्राई सीजन, नहीं ये कह रहा है कि बिल्कुल छोटा सा पीरियड होगा जिसमें ड्राइनेस होगी, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाता है। डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन, ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। जो समर रीजन होता है रेनफॉल भी होगी, कुछ सीजन ऐसा होगा जहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी, तो यहाँ पर डेफिनेट ड्राई एंड वेट सीजन होते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। एक और आगे ना सेम क्वेश्चन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से रिलेटेड हमें करेक्टरिस्टिक बतानी है। एक हमने यहाँ पर देखा, अब दूसरा क्वेश्चन अगले ही साल फिर से पूछ लिया इक्वेटोरियल का। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, यहाँ पर सनरेज आएगी, डायरेक्ट सनरेज फॉल होंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हमें कन्वेक्शन मिलेगा, यानी कि जो यहाँ की जो एयर होगी वो हीट अप होके ऊपर की तरफ मूव करेगी। ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ऊपर टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, रेनफॉल होगी। तो इस वाले एरिया में हमेशा रेनफॉल होती रहती है थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होगी, तो यहाँ की जो फॉरेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, एवरग्रीन होंगे। जब ज़्यादा बारिश हो रही है तो बहुत सारे पेड़ उग रहे हैं, और वो पेड़ क्या करते हैं, कैनोपी की फॉर्म ले लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ टोल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन फॉर्मिंग ए कंटिन्यूस कनोपी। टोल ट्रीज होंगे और वो एक कनोपी की फॉर्म ले लेंगे, यही बताया ना मैंने अभी, तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, अब देखो यहाँ पर अच्छी रेनफॉल है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी स्पीसीज को लेकर, प्लांट की भी स्पीसीज मिलेगी, एनिमल की भी स्पीसीज मिलेगी, ये ऑप्शन भी अपना ठीक हो गया। प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटी ऑफ एपीफाइट्स, ये ऑप्शन भी अपना ठीक हो जाता है। देखो क्या होता है, एक बड़ा पेड़ है, देखो जो छोटे पेड़ होंगे वो भी ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये जो बड़ा पेड़ होता है इसके साथ साथ ग्रो कर लेते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं एपीफाइट, तो ये ऑप्शन भी अपना ठीक हो जाता है। और करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रही हूँ, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके ऑप्शंस को ध्यान से देखो, हो सकता है अगली बार ये ऑप्शन उठकर ही क्वेश्चन बन जाए। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें याद करनी है। आगे चलते हैं। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरिया, वट इज और आर द रीजन। देखो ये क्या है, अपना सी है, तो ये बोल रहा है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, कहाँ से, एज कम्पेयर टू इंटीरियर। हम दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सट्रीम विंटर होती है और एक्सट्रीम समर होती है। विंटर में कोस्टल एरिया में मुंबई साइड जाते हैं तो हम देखते हैं कि विंटर में भी ये लोग फैन ऑन करके रखते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो ये डिफरेंस आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। यस बिल्कुल, ये ऑप्शन अपना ठीक होगा। देखो क्या होता है, ये कहा जाता है कि जो लैंड होती है वो इजीली तो क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है और इजीली कूल हो जाती है एज कम्पेयर टू ओशन। ये ओशन है और यहाँ पर इसको टच करता हुआ क्या है, ये लैंड है। यहाँ पर सनरेज आ रही है, यहाँ पर भी सनरेज आ रही है, तो यहाँ पर जो हीटिंग होगी वो जल्दी हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस एरिया। ये मान लेते हैं इसकी 5 बजे हीटिंग स्टार्ट हो गई है तो इसकी 6 या 7 बजे के आसपास हीटिंग स्टार्ट होगी। और ओशन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ओशन होता है यहाँ पर जब सनरेज आती है तो सनरेज क्या करती है, थोड़ा सा नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती है वाटर में, और जब ये नीचे तक वाटर में पेनिट्रेट करेगी तो ये इसको इस वाले एरिया को पूरे को हीटअप करना होगा, तो ये धीरे धीरे हीटअप होगा। और देखो लैंड क्या होती है, सॉलिड होती है, तो ये नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, तो ये जल्दी हीटअप हो जाएगी। तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है, क्योंकि जो लैंड और वाटर होता है उसके अंदर थर्मल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ओके आगे देखते हैं। वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, नहीं ये भी नहीं होगा। अभी ये अभी बताया ना कि जो लैंड होगा वो जल्दी क्या होगा, हीटअप हो जाएगा, तो इसके अंदर एल्टीट्यूड का कोई रोल नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, तो ये अपना ओशन है और यहाँ पर अपना कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो विंड ब्लो हो रही है वो हाई स्पीड में हो रही है, और अगर हम जितना ही इंटीरियर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर बिल्डिंग आ जाएगी, यहाँ पर पेड़ आ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो विंड की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाता है, क्योंकि जो विंड की स्पीड होती है वो इंटीरियर कम होती है। ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा और ये रीजन भी नहीं है कोई। हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्टल, ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत है, क्योंकि कोस्टल एरिया में क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होती है। कैसे रेनफॉल होती है, ये अपना वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ से जब अपना मानसून स्टार्ट होता है तो सबसे पहले रिसीव कहाँ पर होती है, यहाँ पर ही होती है ना। जब आप मानसून पढ़ोगे तो पता लगेगा, जैसे बाइफरकेट हो जाती है ब्रांचेज, तो जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पर कम बारिश होती है। देखा है ना कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं उसमें 250 के अराउंड रेनफॉल पाई जाती है एज कम्पेयर टू दिल्ली में 25 के अराउंड रेनफॉल पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है।
तो आपको इन ऑप्शन को कैसे याद करना है, आपको ये चीज़ याद करनी है कि जो रेनफॉल होगी वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है, इंटीरियर कम होती है। दूसरा ये चीज़ देखनी है कि जो विंड्स होगी वो ओशन में ज़्यादा पाई जाएगी एज कम्पेयर टू इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है, ठीक है। इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा ए, 1 ओनली। आगे चलते हैं। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी एंड द पीपल यूज टू नोमैडिक हर्डर। जो ये करेक्टरिस्टिक है कौन से रीजन को डिफाइन कर रही है। वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा बहुत एक्सट्रीम होगा, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि अगर ठंड हो रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, गर्मी हो रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है। और यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होती है और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नोमैडिक हर्डर की तरह काम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल एशियन स्टेपी। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक से आते हैं और ये आपको याद करने पड़ेंगे। वो इसका सोर्स बताती हूँ, जितने भी क्लाइमेट रीजन हैं वो आप जीसी लियोंग की बुक से कवर करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई है चीज़ें। हर एक क्लाइमेट रीजन को लेकर एक चैप्टर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ना ये चीज़ें। ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द स्काई इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये बोल रहा है कि जो थंडर होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको थंडरस्टॉर्म के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। इंटेंस हीटिंग होती है अर्थ पर, उसकी वजह से क्या होता है, एयर एक्सपेंड हीट करेगी, हीट करके एक्सपेंड करेगी और अपवर्ड मूव करेगी। अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और ऊपर जाकर वो क्या करती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना देती है। कौन सा क्लाउड बनाएगी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये कौन से क्लाउड होते हैं, वो क्लाउड जो रेन करते हैं, ठीक है, उन क्लाउड्स को बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब क्या होता है, जैसे इस क्लाउड के अंदर रेन ड्रॉप्स क्या करती है, मूव करती है तो इसके अंदर फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं, अपने आप को अपोजिट एंड्स पर एक्यूमुलेट कर देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। नेगेटिव एक तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव एक तरफ आ जाएंगे। और फिर क्या होता है, जैसी रैपिड इसके अंदर मूवमेंट होती है तो एकदम से लाइटनिंग होती है और लाइटनिंग होगी तो क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब जब स्पेस क्रिएट हो गया तो आसपास की जो कोल्ड एयर होगी वो इस एरिया में आकर फिल करने की कोशिश करेगी और जब वो फिल करने की कोशिश करेगी इस एरिया को तो हमें एक साउंड सुनाई देगा, यानी कि थंडर होता है। तो पहले लाइटनिंग होगी और लाइटनिंग के बाद थंडर होगा। अभी ऑप्शन देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। हीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इन द स्काई, नहीं, देखो ये बोल रहा है कि थंडर कब प्रोड्यूस होगा। अब मान लो 2 क्लाउड है, अगर 2 क्लाउड मिल रहे हैं तो उसके मिलने से थोड़ी ना होता है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो ये चार्ज पार्टिकल रैपिडली मूव कर रहे हैं, रैपिडली मूव करने से लाइटनिंग हो रही है और लाइटनिंग वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जाता है। वो फिल करने के लिए आसपास की जो एयर होती है वो वायलेंटली मूव करती है, ठीक है, और उसकी वजह से थंडर होता है। तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के मिलने से कोई भी थंडर क्रिएट नहीं होता है। द लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड, नहीं ये गलत हो गया। थंडरस्टॉर्म में निम्बस क्लाउड का कोई भी रोल नहीं होता है। कि कौन से क्लाउड्स होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं। वोलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल, नहीं, वो एयर और वाटर पार्टिकल के मूवमेंट से थोड़ी ना हो रहा है। ये कैसे हो रहा है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एकदम से यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो जा रहा है और यहाँ पर क्या करती है, जो कूल एयर होती है यहाँ आने की कोशिश कर रही होती है और जब ये इसके अंदर फिल होने की कोशिश कर रही होती है तब थंडर क्रिएट होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और इसमें हमसे करेक्ट आंसर पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। आगे चलते हैं। द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इसके अंदर बताना है जो विंड्स का रिवर्सल हो जाता है वो कौन से क्लाइमेट के अंदर आता है। तो देखो अभी कितने क्वेश्चन कर लिए हमने सेम क्लाइमेट रीजन को लेकर। एक 2012 में पूछा गया, फिर 2013 में पूछा गया है और एक ऊपर ये 2013 में एक और पूछा गया है और फिर से रिपीट हो गया 2014 में। तो ये जो क्लाइमेट रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करके ही जाने हैं। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड कौन सी होती है, मॉनसून टाइप में होती है। हमारे इंडिया में क्या आता है, मॉनसून आता है। मॉनसून का मतलब ये होता है ना, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये क्लास देखने के बाद एक बार आप जाकर क्लाइमेट रीजन्स को पढ़ोगे जीसी लियोंग से। जीसी लियोंग नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं अपने खुद के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। तो ये जो देखो ये जो एरिया है ये अपना अटलांटिक ओशन है और इसमें ये सदर्न अटलांटिक ओशन की बात कर रहा है, यानी कि इस वाले पार्ट की बात कर रहा है। पैसिफिक जो ओशन है उस वाले रीजन की बात कर रहा है, ईस्टर्न वाले की बात कर रहा है। उसमें बताना है कि वहाँ पर साइक्लोन क्यों नहीं ओरिजिनेट हो रहे हैं।
अभी थोड़ा साइक्लोन के बारे में बता देती हूँ क्या होता है। देखो साइक्लोन कौन सी कंडीशन होती है, जब क्या हो हमारे पास लो प्रेशर हो और जो विंड्स हो वो स्पाइरली मूव कर रही हो। साइक्लोन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओशन पर ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, और जब जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, लो प्रेशर चाहिए होता है हमें, दूसरा हाई विंड वेलोसिटी चाहिए होती है, हाई विंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए होती है, और एक होती है वर्टिकल। और जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं विंड शेयर, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो वार्म होना चाहिए, अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कोरोलिस फोर्स बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट में बताया था ना, कोरोलिस फोर्स क्या करता है, जो एयर मूव करती है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की। द सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, ये कह रहा है कि जो सदर्न अटलांटिक ओशन है वहाँ पर जो सी टेम्परेचर होता है वो लो होता है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, अपनी अर्थ है, सन की जो रेज आती है वो इक्वली दोनों पर इफेक्ट दिखाएगी। ये थोड़ी ना होता है कि यहाँ पर ज़्यादा वार्म कर देगी यहाँ पर कम करेगी, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर, यस ये अपना ऑप्शन हो जाता है। देखो क्या होता है, सो ITCZ क्या होता है, वो जोन होता है जहाँ पर क्या होती है, हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है। इंटेंस हीटिंग होगी, हाई टेम्परेचर होगा, एयर अपवर्ड मूव करेगी और यहाँ पर एयर की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट क्लास में ट्रेड विंड्स देखी थी ना, जो सदर्न और नदर्न हेमिस्फेयर से जो ट्रेड विंड्स आएंगी वो यहाँ पर आके कन्वर्ज हो जाती है। ये मोस्टली जो ITCZ होती है वो जनरली क्या होती है, जो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। ITCZ होता है वो इस एरिया में कम होता है। तो ITCZ में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो जब वो साउथ में कम होगा तो साउथ में लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, और साइक्लोन को बनने के लिए हमें लो प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो ये रीज़न है कि ITCZ है वो सदर्न हेमिस्फेयर में कम होता है और उसकी वजह से इस एरिया में कम साइक्लोन आते हैं। सो अपना आंसर आ गया बी। आगे देखते हैं, कोरोलिस फोर्स इज टू वीक, नहीं ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। इसमें कह रहा है टू वीक, बहुत ज़्यादा कम होता है। हमने और ये देखा था ना कि दोनों स्फेयर में जो कोरोलिस फोर्स होता है वो इक्वल होता है। हाँ हालांकि स्लाइटली बिल्कुल पॉइंट्स में क्या होता है, नॉर्थ में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या कह रहा है टू वीक, ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, अपसेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन्स, ये वाला एरिया होता है यहाँ पर लेस लैंड होती है, इस वजह से यहाँ पर साइक्लोन नहीं आते हैं। तो ये रीज़न तो बहुत एब्सर्ड सा है, ये रीज़न नहीं होता है। आंसर आ जाएगा बी। आगे चलते हैं, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द विंड विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्ली। वेस्टर्ली लास्ट क्लास में बताया था ना, कहाँ से कहाँ तक मूव करती है, ये सब ट्रॉपिकल हाई टू टेम्परेट लो, एंड सेम इन सदर्न हेमिस्फेयर, सब ट्रॉपिकल हाई टू टेम्परेट लो। फर्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कैसे ये ओरिजिनेट होती है, कैसे मूव करती है, सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने फर्स्ट पार्ट में। तो ये कह रहा है कि जो वेस्टर्ली है वो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ मूव करती है थ्रू आउट द ईयर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये यहाँ से लेके और 60 डिग्री साउथ तक मूव कर रही है, नॉर्थ से लेके साउथ तक मूव कर रही है। नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये कैसे मूव करती है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ, ये साउथ साउथ में और नॉर्थ नॉर्थ में मूव करती है। और इसमें क्या बोला हुआ है कि 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ में मूव कर रही है, तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है। देखो जल्दबाजी में ना लोग क्या गलती करते हैं, इसको भी 30 डिग्री नॉर्थ, इसको जल्दी जल्दी में 60 डिग्री नॉर्थ ही पढ़ लेंगे। मैं अपना खुद का बताऊं, जब मैं फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन करने बैठी थी तो मैंने भी ये मिस्टेक करी थी। मैंने साउथ को देखा ही नहीं, मैंने 30 डिग्री नॉर्थ देख के इसको 60 डिग्री नॉर्थ समझ लिया था ऑटोमेटिकली, और जब मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ तब देखा मैंने कि अच्छा यहाँ पर तो साउथ था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कोज विंटर रेन्स इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। इंडिया है, इंडिया में बहुत बार विंटर्स में देखते हैं कि कभी कभी बारिश होने लग जाती है। इसका रीज़न क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखो वेस्टर्ली ईस्ट ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, और जब ये मेडिटेरियन सी के पास से गुजरती है तो मेडिटेरियन सी से क्या कर लेती है, मॉइस्चर को पिकअप कर लेती है, और मॉइस्चर को पिकअप करके हमारे इंडिया की तरफ मूव करती है और यहाँ आकर मॉइस्चर को शेड कर देती है। इस वजह से यहाँ पर इंडिया में बारिश होती है, उसी रीजन में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, कब, विंटर्स में। तो ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि ये वेस्टर्लीज की वजह से होता है और हमसे करेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट विद ए सी ब्रीज, द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, हीट माउंट्स अप,
dark cloud forms, then rain comes with thunder and lightning, but the rain is soon over. कैरेक्टरिस्टिक दे दी और ये कैरेक्टरिस्टिक देने के बाद पूछ रहा है कि ये कौन से क्लाइमेट रीजन की कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स हैं। हर साल रिपीट हो रहा है क्लाइमेट रीजन वाले क्वेश्चंस, तो आपको ये अच्छे से कवर करके जाने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, वहाँ पर जो सन होता है, सन क्या करता है, डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, सन एक तो इसकी जो रेज होती है वो डायरेक्टली फॉल करेगी तो हीटअप होगा, हीटअप होने की वजह से क्लाउड फॉर्म होगा, और क्लाउड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर रेन होगी। रेन कैसे होगी, थंडर और लाइटनिंग के साथ होगी, और जल्दी ये बारिश ख़त्म भी हो जाती है। जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ना, यहाँ पर डेली बारिश होती है, इसीलिए इसको 4 o'clock रेन भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इन क्लाइमेट रीजन से रिलेटेड, आप मेरे को बता देना, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगी हर एक क्लाइमेट रीजन से रिलेटेड। बट एक बार आप मेरे को बता देना आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं। आगे चलते हैं। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्स ऑन ए क्लाउडी नाइट। ये बोल रहा है कि जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं वो क्लाउडी नाइट्स पर क्यों नहीं फॉर्म होती है, रीज़न बताना है। सबसे पहले ड्यू क्या होती है, देखो जब हमारा कोई कूल सरफेस होता है उस पर जब मॉइस्चर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं ड्यू। ड्यू फॉर्मेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, लॉन्ग विंटर नाइट। देखो मैंने ये बताया था ना, दिन में क्या होता है, सनरेज आती है, अर्थ एब्जॉर्व करती है, और रात के टाइम क्या होता है, ये जो अर्थ है वो री इमिट करती है इन रेडिएशंस को। रात में इसने इमिट करना स्टार्ट कर दिया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि जो इसके पास जो रेडिएशंस इसने एब्जॉर्व करी थी वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर होगा, जो हमारा सरफेस होगा वो कूल डाउन हो जाएगा। और ये कंडीशन बनने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, लॉन्ग नाइट चाहिए होती है। और लॉन्ग नाइट में भी कौन सी, विंटर वाली। विंटर वाली क्यों, विंटर में जो लेंथ ऑफ द डे होती है वो कम होती है, और जब लेंथ ऑफ द डे कम होगी तो कम इंसोलेशन होगी। इंसोलेशन बोले तो कम सोलर रेडिएशंस आएगी, ठीक है। और कम जब कम सोलर रेडिएशंस आएगी तो अर्थ भी कम एब्जॉर्व करेगा और जल्दी जल्दी क्या कर देगा, उसको इमिट कर देगा। तो पहली कंडीशन क्लियर है कि लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, क्लियर स्काई, कि कोई क्लाउड नहीं होना चाहिए। अगर क्लाउड होगा तो क्या होगा, अर्थ ने क्या करी, रेज इमिट करी, वापस से री इमिट करेगा, तो वापस से जब क्लाउड इसको इमिट करेगा तो ये वाला जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो हमारा सरफेस कूल नहीं हो पाएगा। और मैंने बताया था ना, ड्यू बनने के लिए हमें कोल्ड सरफेस चाहिए होता है। थर्ड देखते हैं, काम विंडलेस कंडीशन है। जो भी एटमॉस्फेयर है वो काम होना चाहिए, विंड नहीं होनी चाहिए। विंड होगी तो क्या होगा, मान लो यहाँ पर वार्म एयर है और यहाँ से अर्थ इमिट करके यहाँ का एरिया क्या हो गया, कूल डाउन हो गया, और विंड चलेगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी, वार्म एयर लेके आएगी। तो वार्म एयर आएगी तो ये जो सरफेस होगा ये वार्म हो जाएगा, कूल नहीं हो पाएगा। और ड्यू को बनने के लिए कूल सरफेस चाहिए होता है, ठीक है। ये 3 मेन कंडीशन होती है। फोर्थ बताऊं तो क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए। तो जहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। तो क्या होना चाहिए, ड्यू पॉइंट होना चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, और काम एंड विंडलेस कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है कि जो क्लाउडी नाइट है वहां पर ड्यू फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है। क्लाउड एब्जॉर्व द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इनसफिशिएंट स्टेटमेंट है। इसमें सिर्फ बोल रहा है कि एब्जॉर्व कर लेता है, एब्जॉर्व करने से नहीं होता है। एब्जॉर्व करने के बाद जब वो री रेडिएट करेगा ना, उसको री इमिट करेगा, तब उस सिचुएशन में हमारी ड्यू फॉर्मेशन नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना गलत हो गया। नेक्स्ट, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई बताया था ना, क्लाउड क्या करते हैं, जो भी रेज आ रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स। अभी मैंने बताया था ना, अगर क्लाउड होंगे तो इस पे से जो भी रेडिएशन जाएगी वो रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ जाएगी, और जब रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें बोला है लो टेम्परेचर, तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे, क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। क्लाउड कैसे डिफ्लेक्ट कर देगा, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये क्लाउड है, यहाँ से हवा आई और क्लाउड क्या करेगा, इस हवा को डिफ्लेक्ट कर देगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये इसके साथ ब्लो जरूर कर लेगा लेकिन इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया, तो अपना आंसर आ जाएगा बी। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नदर्न हेमिस्फेयर ओनली। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। जो हमारा अपर स्ट्रेटोस्फेयर है और लोअर ट्रोपोस्फेयर है, वहाँ पर क्या होता है, जो हमारी विंड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, बहुत स्ट्रॉन्गली मूव कर रही होती है, बहुत स्पीड में और वेवी फॉर्म में मूव कर रही होती है। जो जिगजैग फॉर्म में चलता है उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। और ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो दोनों हेमिस्फेयर में पाई जाएगी, नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी। और इसमें बोला हुआ है सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर में पाई जाती है ओनली।
तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है, दोनों हेमिस्फेयर में पाई जाती है। ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, यस ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये कह रहा है कि कुछ ही साइक्लोन होंगे जिनके अंदर आई डेवलप होगी। साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर होता है और लो प्रेशर के अराउंड जब एयर मूव करती है कैसे, स्पाइरल मैनर में, तो वो साइक्लोन क्रिएट होता है। और इसका जो ये रीजन होगा उसको आई बोलते हैं। ये आई कौन से साइक्लोन में डेवलप होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर डेवलप होती है, ठीक है। और कहाँ पर डेवलप नहीं होगी, टेम्परेट साइक्लोन के अंदर डेवलप नहीं होती है, ठीक है। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ ए सर्कल इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग। ये कह रहा है कि जो ये टेम्परेचर होगा वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू ये वाला एरिया। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाती है। मैंने कंडीशन बताई थी ना ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, उसके लिए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग एरियाज, और ये बोल रहे हैं लेस, कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और हमसे करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर हो जाएगा सी, 2 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। तो देखो मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। इसको मैं कंप्लीट बना देती हूँ एक बार जल्दी से। को यहाँ से अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई, चला जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला रीजन होता है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, जो एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक्स पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है ट्रॉपिक जोन में जो वेस्टर्न साइड होगा ओशन का, तो ये अपना ओशन है, ओशन का वेस्टर्न साइड ये वाला पार्ट हो गया और ईस्टर्न साइड ये वाला पार्ट हो गया। तो ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, किसका, ओशन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, वार्म करंट फ्लो करता है, और वार्म करंट फिर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या हो रही है, ट्रेड विंड्स आ रही है, तो ये वार्म करंट को इस डायरेक्शन में लेके आएगी, इस डायरेक्शन में लेके आएगी वार्म करंट को। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। तो वेस्टर्न पार्ट वार्म हो जाएगा, जो ये वार्म वाटर करंट आया ये बाइफरकेट हो जाएगा, ये एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक ब्रांच नीचे की तरफ आ जाएगी। तो जो इधर आ रही है ये गर्म है, तो ये आगे जाके टर्न कर जाएगी। जब टर्न कर जाएगी तो इसको बोल देंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। उसमें से एक ब्रांच ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक ब्रांच नीचे की तरफ चली जाएगी। जो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये गर्म पानी लेके जाएगी अपने साथ एज कम्पेयर टू दिस रीजन, ये वाटर गर्म होगा, तो इसको बोलेंगे वार्म करंट। और ये वाला जो करंट आएगा वो कोल्ड करंट होगा। तो जब ये कोल्ड करंट इधर आ रहा है तो ये वाला जो रीजन होगा ये कैसा होगा, कूल होगा एज कम्पेयर टू वेस्ट पार्ट। तो ये स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल ठीक हो जाती है कि जो वेस्टर्न सेक्शन होता है ओशन का वो वार्म होता है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या करती है, जो वार्म ओशन करंट है उसको वेस्टवर्ड मूव करवाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं। इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। जो ये एरिया है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। और इसके बियॉन्ड जो एरिया होगा उसको बोलेंगे टेम्परेट जोन। इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड जो भी एरिया होगा वो टेम्परेट जोन होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे जो एरिया होगा उसको भी टेम्परेट जोन ही बोलेंगे, ठीक है। तो इस एरिया में वेस्टर्लीज इन्फ्लुएंस होती है। अब देखो मैंने ये बताया ना, ये ऐसे टर्न कर जाती है, तो ये टर्न करती है तो किसका इन्फ्लुएंस होता है, इस पर वेस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ से वार्म करंट आ रहा है, वार्म करंट आएगा तो ये वार्म करंट कहाँ पर जाके पाइल अप हो जाएगा, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओशन। तो ईस्टर्न पार्ट में वार्म करंट आ रहा है, तो ईस्टर्न पार्ट क्या हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा। कौन से रीजन में, टेम्परेट जोन में। और देखो ये बताया था ना मैंने, एक ब्रांच ऊपर की तरफ आएगी, तो ऊपर से भी जो पोलर रीजन होता है, पोलर रीजन से भी एक ब्रांच नीचे की तरफ आ रही होती है, तो वो जो ब्रांच आती है वो कोल्ड करंट आता है, और वो कोल्ड करंट इस साइड आएगा, और इस साइड आएगा तो वेस्टर्न पार्ट होगा वो हमारा ठंडा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। ये बोल रहा है ना टेम्परेट जोन है, वेस्टर्लीज की वजह से ये जो ईस्टर्न पार्ट होगा उसका वार्मर होगा देन वेस्टर्न पार्ट। तो ये स्टेटमेंट भी अपना ठीक हो जाएगा। और इसमें करेक्ट पूछा है तो अपना आंसर आ जाएगा 1 and 2 बोथ सी। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 25 से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम, एज ए रिजल्ट द सोइल सरफेस ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली composed of plants formed that reach into the canopy by climbing the trees or growing as epiphytes, roots or upper branches of the tree। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है कि ये जो फीचर है वो कौन से क्लाइमेट रीजन से बिलोंग करते हैं।
तो सिंपल सी बात है, इसमें 2-3 चीज़ हाईलाइट कर लेते हैं। एक तो क्या चीज़ आ रही है इसमें, एपीफाइट्स आ रहे हैं। एपीफाइट्स देखे थे किसके पार्ट थे, इक्वेटोरियल रीजन में पाए जा रहे थे। कैनोपी भी देखा था उसका एक फीचर, कि वो कैनोपी बना देते हैं, अलग अलग हाइट के ट्रीज मिलेंगे वहाँ पर, तो वो एक कैनोपी की फॉर्म कर लेते हैं। तो मेन हमारे 2 कीवर्ड है, 2 कीवर्ड से अपना आंसर आ जाएगा। इसमें अपना आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिक के बीच में जो भी फॉरेस्ट होंगे वो रियल होंगे, और इधर ज़्यादा बारिश होगी, रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से ट्री ग्रो करेंगे अच्छी अमाउंट में, और जब ट्री ज़्यादा अच्छी अमाउंट में ग्रो करेंगे तो उसकी जो लीफ वगैरह होगी, लीटर्स होंगे, वो डिकम्पोज भी फास्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया आ जाते हैं और बैक्टीरिया उनको जल्दी से डिकम्पोज कर देंगे। और एपीफाइट भी होंगे, एपीफाइट बोले तो क्लाइंबर्स होंगे इधर, और कैनोपी बना लेंगे। तो ये फीचर्स हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। सो वीडियो भी ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।